नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी बड़ी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, पर है बिल्कुल सच। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसका दबदबा कभी पूरे भारतवर्ष पर था, उसके वंशज आज कहाँ हैं और किस हाल में हैं। आज हम आखिरी मुगल बादशाह के उन भुलाए गए वंशजों की बात करेंगे जो सत्ता के बिल्कुल शिखर से उतरकर गुमनामी और गरीबी के अंधेरे में कहीं खो गए। आइए इस हैरान अंगेज सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इस विरोधाभास को समझते हैं। एक तरफ है लगभग 500 साल तक चलने वाला विशाल मुगल साम्राज्य और दिल्ली का वो शानदार लाल किला, एक ऐसी शान जिसके आगे सब झुकते थे। और दूसरी तरफ है सिर्फ 66 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा कमरा और सड़क पर लगा एक सार्वजनिक नल। यकीन मानिए, ये कोई दो अलग अलग कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक ही परिवार के दो बिल्कुल अलग दौर हैं। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कल के शहंशाहों का परिवार आज किस हाल में जीने को मजबूर है। और इस बेबसी को सच में समझने के लिए बस इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 6,000 रुपए। जी हां, सिर्फ 6,000 रुपए महीना। आज की इस बढ़ती महंगाई और खर्चों को देखते हुए ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता है कि एक बड़ा परिवार इतनी कम राशि में अपना महीना कैसे निकालता होगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि उन वंशजों की कड़ी आर्थिक सच्चाई है। ये आंकड़ा उनकी मौजूदा हालात की बहुत ही चुभने वाली हकीकत को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब एक और दिलचस्प पहलू देखिए। आज के वक्त में समाज और राजनीति में मुगल इतिहास पर खूब गर्मागर्म बहसें होती हैं, है ना? सड़कों के नाम बदलने से लेकर मूर्तियों तक पर लंबी चर्चाएं चलती हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी विडंबना सामने आती है जिसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है। जब इन नामों पर विवाद चल रहा होता है, ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उन्हीं बादशाहों के असली जीवित वंशज बिल्कुल भुला दिए गए हैं। इतिहास के नामों पर विवाद तो सबको याद रहता है, पर उस इतिहास से जुड़े असली जीवित लोग किसी को याद नहीं। पहला भाग, अंतिम सम्राट का पतन। आइए इसके इतिहास में चलते हैं। 20वें और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो कि एक बेहतरीन उर्दू शायर भी थे, उनके इस पूरे पतन की कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। 1775 में उनका जन्म हुआ। फिर जब 1857 की बड़ी क्रांति हुई तो विद्रोहियों ने उन्हें दोबारा भारत का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि उनके पास ताकत या साधन नहीं थे, पर वो एक बड़ा प्रतीक जरूर बन गए थे। पर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। 1858 में ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांति को बुरी तरह कुचल दिया और जफर को देश निकाला देकर रंगून, जो अब म्यांमार है, वहां भेज दिया। वहीं 1862 में उनकी मौत हो गई। देखिए कैसे कुछ ही सालों के भीतर एक 500 साल पुराने साम्राज्य का आखिरी निशान भारत की मिट्टी से पूरी तरह मिटा दिया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ बादशाह की मौत पर खत्म नहीं होती है। बादशाह को हटाने के बाद अंग्रेजों ने उनके परिवार के साथ जो किया वो सच में बेहद दर्दनाक था। क्रांति को दलाने के तुरंत बाद जफर के बेटों और पोतों को चुन चुनकर या तो मौत के घाट उतार दिया गया या फिर उन्हें डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए छिपने पर मजबूर कर दिया गया। जो शाही खानदान कभी महलों में रहा करता था, उसे रातों रात अपनी जान बचाकर सड़कों पर भागना पड़ा। इस एक घटना ने इस पूरी वंशावली को हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिया। चलिए अगले बिंदु पर गौर करते हैं कि ये कड़ियां आगे जुड़ती कैसे हैं। इस ऐतिहासिक बिखराव का सीधा असर आज तक देखा जा सकता है। आज भारत के कई शहरों में लोग बहादुर शाह जफर के वंशज होने का दावा करते हैं। इसमें हैदराबाद, औरंगाबाद, दिल्ली, भोपाल, कोलकाता और बिहार जैसे बड़े शहर शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई दावों पर काफी विवाद भी रहता है, लेकिन एक परिवार ऐसा जरूर है जिसके दावों और स्थिति को लगातार बड़े पत्रकारों और मीडिया ने दस्तावेजित किया है। दूसरा भाग, एक बस्ती में राजशाही। ये है सुल्ताना बेगम की कहानी। और ये चीज बहुत ही कारगिल से दिखाती है कि हालात आखिर कैसे बदले हैं। सुल्ताना बेगम, जो आखिरी मुगल बादशाह की परपोता बहू होने का दावा करती हैं, उनकी जिंदगी इसका जीता जागता सबूत है। उनके शौहर राजकुमार मिर्जा बेदार बख्त की 1980 के दशक में मौत हो जाने के बाद से सुल्ताना बेगम का हर नया दिन एक नया संघर्ष बन गया है। वो कोलकाता के हावड़ा की एक तंग बस्ती में एक 2 कमरे की झोपड़ी में रहती हैं। पीने और कपड़े धोने के पानी तक के लिए सड़क के सार्वजनिक नलों पर निर्भर हैं। पड़ोसियों के साथ किचन साझा करना पड़ता है और इसी कड़ी आर्थिक तंगी में उन्होंने अपने 6 बच्चों को पाला है। एक शाही खानदान की शानो शौकत से लेकर एक बस्ती की इस रोजमर्रा की जद्दोजहद तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और ध्यान रखिए, ये हालत सिर्फ कागजों पर लिखे आंकड़े नहीं हैं।
जब प्रसिद्ध लेखक फिरोज बख्त अहमद ने इस परिवार से मुलाकात की तो उनका वो आंखों देखा अनुभव इस एक कोट में कैद हो गया। उन्होंने साफ लफ्जों में बताया था कि घरेलू सामान के नाम पर उस कमरे में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जरा सोचिए, जिस परिवार के पूर्वजों का कभी हिंदुस्तान के बेशकीमती खजानों पर अधिकार हुआ करता था, उनका आंगन आज बुनियादी जरूरतों तक के लिए खाली पड़ा है। ये सच्चाई किसी भी नंबर्स या आंकड़े से कहीं ज्यादा ठोस और दर्दनाक लगती है। तीसरा भाग 2021 की लाल किला याचिका, एक ऐसी कानूनी लड़ाई जिसने सबका ध्यान खींचा। अब आते हैं एक बिल्कुल नए मोड़ पर। कुछ ही साल पहले इस परिवार ने एक ऐसी कोशिश की जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान वापस अपनी तरफ खींच लिया। इस कानूनी लड़ाई का पूरा हिसाब इन 3 कदमों में समझा जा सकता है। पहला कदम, इस याचिका में सीधा दावा किया गया कि अंग्रेजी हुकूमत ने बहादुर शाह जफर को निर्वासित करने के बाद लाल किले पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा लिया था। दूसरा कदम, इस धरोहर को उनके असली कानूनी वारिसों यानी इस परिवार को वापस लौटाने की मांग की गई। लेकिन तीसरा और आखिरी कदम इस पूरी कोशिश का अंत साबित हुआ। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो यहां समझने वाली बात यह है कि आखिर अदालत ने ऐसा क्यों किया। इस कानूनी दावपेच में सबसे अहम मुद्दा यह था कि लाल किला अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत एक संरक्षित राष्ट्रीय धरोहर बन चुका है। विशेषज्ञों और अदालत दोनों का मानना था कि 150 साल से भी ज्यादा का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद किसी ऐतिहासिक इमारत पर मालकियत साबित करना लगभग असंभव है, खासकर तब जब ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे के बाद से ही मुगल अपनी सारी कानूनी और शासकीय ताकतें पूरी तरह खो चुके थे। हालांकि कानूनी लड़ाई चाहे उनके हाथ से निकल गई हो, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, इस मुद्दे ने सभी को इस परिवार की मौजूदा स्थिति से दोबारा रूबरू जरूर करवा दिया। अब अगर हम एक कदम पीछे हटकर इस पूरे मुद्दे को थोड़ा बड़े दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत ही सटीक तुलना हमारे सामने आती है। और ये कहानी किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है। एक तरफ तो हमारा समाज है, जहां पुराने ऐतिहासिक नामों और शाही विरासतों को लेकर खूब तीखी बहसें होती हैं। मूर्तियां, सड़कें और भावनाएं रोज चर्चा में रहती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ इसी इतिहास का जो सबसे जीवित हिस्सा है, यानी वो असली वंशज, वो बिना किसी पहचान, बिना किसी समर्थन के समाज के बिल्कुल आखिरी छोर पर संघर्ष करने के लिए छोड़ दिए गए हैं। ये तुलना साफ दिखाती है कि कैसे लोग इतिहास की निर्जीव इमारतों पर तो खूब ध्यान देते हैं, पर उस इतिहास का बोझ उठाने वाले जीवित लोगों को आसानी से भुला देते हैं। आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन होता है और इतिहास का पहिया निर्दयी होकर आगे बढ़ जाता है, तब सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जो खंडहरों में पीछे छूट जाते हैं, उन आम इंसानों के लिए इस सब की मानवीय कीमत क्या होती है? इतिहास कभी किसी के लिए ठहरता नहीं, ये तो सच है। लेकिन क्या उस इतिहास की कोई ऐसी जिम्मेदारी भी बनती है जिन्हें वक्त की आंधी ने महलों से निकालकर सीधा आम बस्तियों में ला फेंका हो? ये एक ऐसी भूली बिसरी सच्चाई है जिसके बारे में हम सबको एक बार रुक कर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये बात यकीनन विचार करने योग्य है कि इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों या पुरानी इमारतों में नहीं बसता, बल्कि उन धूल भरी सड़कों पर भी सांस लेता है जिन्हें रोज अनदेखा कर दिया जाता है।